हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BA MS सेकंड प्रोफ स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो अगर आप आइस काउंसलिंग खुद से करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको आइस काउंसलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी और आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो इसका आइस काउंसलिंग का जो प्रोसेस रहता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो अगर आप सिस्टेमेटिक सब चीज़ें समझकर काउंसलिंग नहीं कराते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कि छोटी सी गलती की वजह से आपकी सिक्योरिटी मनी जा सकती है या फॉरफिट हो सकती है। इसके अलावा आपके जो भी अदर काउंसलिंग है उनसे आप इनएलिजिबल हो सकते हैं। बहुत सारे रूल्स रहते हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप न्यू हैं तो भी आपको स्टेप वाइज क्या क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है बट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो भी आयुष काउंसलिंग रहती है उस आयुष काउंसलिंग में 2 टाइप से काउंसलिंग होती है। एक होती है स्टेट काउंसलिंग, एक होती है सेंट्रल काउंसलिंग। तो जो भी सेंट्रल काउंसलिंग है उसमें 4 टाइप्स की कॉलेजेस पार्टिसिपेट करती हैं। उसमें रहता है एक गवर्नमेंट कॉलेजेस की 15% सीट्स के लिए, एक होता है जो गवर्नमेंट एडेड सीट्स रहती है उनकी 15% सीट्स के लिए। थर्ड नंबर पे आता है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स के लिए, तो उसमें 100% सीट्स रहती हैं, वो ऑल इंडिया के थ्रू ही फिल होती है। इसके बाद आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रहती है, उनकी सीट्स के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू ही रहता है, वो भी 100% सीट्स रहती हैं, वो सेंट्रल की काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्टेट काउंसलिंग। तो स्टेट काउंसलिंग में ऐसा रहता है कि जो भी आप स्टेट के डोमिसाइल हैं उसके अकॉर्डिंग आपको 85% सीट रहती हैं, उनके लिए आप एलिजिबल रहते हैं। तो 15% सीट रहती हैं वो अदर स्टेट के लिए ओपन रहती है उसमें, या फिर आपका खुद का स्टेट है वो उस मार्क्स के रैंक पर डिपेंड करेगा कि आप वो 15% सीट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी है आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप डिटेल में वो वीडियो चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर भी। तो जो भी आइस काउंसलिंग के लिए है उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। उनकी विभिन्न डेट्स रहती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा और कॉलेज अलॉट हो जाएगी। तो इसकी सभी प्रोसेस है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। मैं बात करता हूँ सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो जो रजिस्ट्रेशन की फीस रहती है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए OBC जनरल EWS के लिए 1000 रुपये रहती है। इसके अलावा जो राजस्थान की SC और ST कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहती है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हैं उसके लिए आपको 5000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, जो कि ये रजिस्ट्रेशन फीस रहती है वो नॉन रिफंडेबल रहती है। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब रहता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ही रहती है बट उनकी फीस प्राइवेट कॉलेजेस से भी ज़्यादा रहती है। उनकी 100% सीट CCCCC के थ्रू फिल की जाती हैं। और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस रहती हैं, जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहती है उनको गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बोला जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस रहती हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो प्योर गवर्नमेंट रहती है। तो ये 4 टाइप की कॉलेजेज हैं जो ऑल इंडिया के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेज चाहिए तो आपको AACCC में पार्टिसिपेट नहीं करना है। जिस भी स्टेट में आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए उस स्टेट में तो 85% सीट रिजर्व ही रहती है। और अगर आपको जैसे राजस्थान से हैं आप और आपको यूपी में प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको AACCC पर रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। आपको वहाँ यूपी की जो काउंसलिंग है वहाँ के पोर्टल पे जा करके और आपको वहाँ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ की प्राइवेट कॉलेजेस ले पाएंगे। और राजस्थान की आपको लेना है तो राजस्थान के लिए आपको राजस्थान का जो आयुष पोर्टल है राजी, इसके बाद रहता है कि रजिस्ट्रेशन आपका हो गया है उसके बाद आपको करना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट। सिक्योरिटी मनी रहती है वो सभी कैटेगरीज के लिए रहती है, वो 20,000 रुपये रहती है। जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेगी, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस रहेगी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। अगर आप काउंसलिंग के सभी रूल फॉलो करते हैं तो आपको जो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रहती है वो 5-6 महीने बाद आपको वापस अकाउंट में रिफंड हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप कहीं मित्र वगैरह से काउंसलिंग करवा रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो खुद का अकाउंट है उसी से आप अमाउंट पे करवाएं। ATM वगैरह क्रेडिट कार्ड जो भी है आप उससे अपने खुद के से करवाएं। बिकॉज इसमें कुछ में ऑप्शन रहता है कि
जहाँ काउंसलिंग करवाते हैं वहाँ पे अकाउंट मांग लिया जाता है, या फिर कभी कभी आपका जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में आपके रिफंड होता है। तो आप कोशिश करें कि खुद के जो डेबिट कार्ड है उसी से आप पेमेंट करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपको सभी कॉलेजेज में पार्टिसिपेट करना है, गवर्नमेंट एडेड होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो आपको अलग से 2 पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आपको जो मैक्सिमम अमाउंट रहता है वही आपको पे करना पड़ता है। तो मैक्सिमम अमाउंट 50,000 है, वही आपको पेमेंट करना पड़ेगा सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पर, और रजिस्ट्रेशन के तौर पर आपको 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। इसके बाद आप सभी कॉलेजेज फिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ चॉइस फिलिंग की। तो आप जो भी कॉलेजेज आप फिल करना चाहते हैं वो उनकी प्रेफरेंस लिस्ट आप अच्छे से रिसर्च करके पहले ही आप प्रेफरेंस लिस्ट बना लें। मैं आपको इसी चैनल पर प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो बेस्ट रहेगी। चॉइस फिलिंग के बाद जब तक काउंसलिंग का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं। आप एक बार अगर लॉक कर दिए हो तो उसके बाद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अपडेट नहीं होगी, बट आपको ऐसा लगता है कि लास्ट दिन तक आपको अगर कुछ अपडेट करने की या चेंज करने की रिक्वायरमेंट रहती है आप चेंज कर सकते हैं, नहीं फिर ऑटो लॉक लास्ट में अपने आप हो जाती है। इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपका जो काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस है वो आपको करना पड़ेगा। तो अब इनके जो भी रूल्स रहते हैं काउंसलिंग के, वो रूल में आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ, इन पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि काउंसलिंग का कैसे प्रोसेस होता है। उसके बाद मैं आपको लास्ट में की पॉइंट्स बताऊँगा जिनका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपका जो काउंसलिंग रहती है उसमें 5 राउंड्स ऑलमोस्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड हो जाता है। इसके बाद SVR फर्स्ट और SVR सेकंड होते हैं। तो मैं बेसिक रूल्स की बात करूं तो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कॉलेज अलॉट होने के बाद आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप अगर कॉलेज को छोड़ना चाहें तो आप कॉलेज को छोड़ सकते हैं। उसको फ्री एग्जिट बोला जाता है, तो आप कॉलेज को छोड़ सकते हैं, फ्री एग्जिट ले सकते हैं। तो इसमें आपकी न तो सिक्योरिटी मनी जो रहती है वो फॉरफिट होगी, आपके अकाउंट में आ जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आप अदर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद आप अगर सेकंड राउंड में चले जाते हैं, सेकंड राउंड के लिए आपको फिर से न्यू चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। डायरेक्ट कुछ भी प्रोसेस नहीं रहता है, तो आपको सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करना है, जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो भी है अपने अकॉर्डिंग वापस से फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर लेंगे। उनकी डेट्स रहती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये काम करना पड़ेगा। अब जैसे ही आपको सेकंड राउंड में 3-4 ऑप्शंस रहते हैं कि आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो भी प्रेफरेंस लिस्ट में यूज किया था उसमें अगर कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो आप थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट एक कंडीशंस आती है कि आपको अगर सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गई है, अब इसके बाद आपको कॉलेज रखना है या फिर आपको कॉलेज छोड़ना है। तो आप कॉलेज अगर रखते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराओ और आप कॉलेज चूज कर लो। बट अगर आपको कॉलेज छोड़नी है तो उसके लिए आपको जो भी कॉलेज अलॉट हुई है उसमें आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पे जा करके प्रोसेस करना पड़ेगा। अब इसमें सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको 2 प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हैं तो एक तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी लगी थी वो सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड नहीं होगी। एक इसके अलावा जो भी आपने काउंसलिंग के रूल ब्रेक किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी और आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस से डिपॉजिट करानी पड़ेगी। इसके बाद आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके अलावा जो थर्ड राउंड रहता है, सेकंड राउंड के बाद अगर आप थर्ड राउंड में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन की लिमिट्स रहती हैं वो सेकंड राउंड तक ही रहती हैं। इसके बाद आ जाता है थर्ड राउंड। अब थर्ड राउंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है तो आपको बहुत ही केयरफुली करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग इसमें रहता है कि आपको जैसे ही थर्ड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसके लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। आप अगर न्यू कैंडिडेट हैं तो भी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपग्रेड होकर आए हैं या आपको सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है तो वो सभी थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट कंडीशन रहती है कि आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर लिए, इसके बाद रहती है कि आपको कॉलेज मिल गई तो आपको मस्ट कॉलेज ज्वाइन करनी पड़ेगी। थर्ड राउंड में आपको न तो अपग्रेडेशन की सुविधा मिलेगी, जो कॉलेज मिल गई है वो आपको लेनी पड़ेगी। पहली बात अपग्रेडेशन नहीं होगा। दूसरी बात रहती है कि आप अगर कॉलेज छोड़ते हैं तो आपको जो भी राजस्थान कहीं की भी काउंसलिंग है उसमें आप एलिजिबल कर दिए जाओगे। उसकी लिस्ट अलग से आ जाती है। तो आप अगर थर्ड राउंड में आप कॉलेज छोड़ दिए तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी नहीं आएगी,
इसके अलावा आपकी जो अदर काउंसलिंग में अगर ऐसा सोच रहे हैं कि ऑल इंडिया में मैंने थर्ड राउंड में सीट छोड़ दिया, मैं तो राजस्थान में या अदर स्टेट में सीट ले लूँगा, तो वहाँ आपको इनएलिजिबल लिस्ट में गिना जाएगा, वहाँ आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे और आपका ईयर खराब हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड में आप किसी भी कंडीशन में नेट तो अपग्रेड करा सकते हैं। थर्ड राउंड की जैसे काउंसलिंग होती है तो थर्ड राउंड में भी आप अपग्रेड नहीं करा सकते, सेकंड राउंड से थर्ड में अपग्रेड करा सकते हैं, बट थर्ड राउंड के बाद आप अगर कॉलेज मिल गए वो आपको मस्ट ज्वाइन ही करना पड़ेगा, थर्ड राउंड में आप अपग्रेड नहीं करा सकते हैं। फिर आप जाएंगे स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में, तो वहाँ पर भी आपको न्यू चॉइस फिलिंग का ऑप्शन रहता है और न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहता है। तो आप स्टे वैकेंसी फर्स्ट राउंड में भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग दोबारा से आपको करनी पड़ेगी हर राउंड में। इसके बाद उसमें भी यही कंडीशन रहती है, आप कॉलेज को मस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ अगर आप स्टे वैकेंसी फर्स्ट में आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपकी वही कंडीशंस लागू होंगी, आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी, फॉरफिट कर दी जाएगी और आप अदर कोई भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आ जाता है SVR सेकंड। तो वहाँ पे आपको नया रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं देखना पड़ेगा, वहाँ पे आप कोई नई कैंडिडेट ऐड नहीं हो सकते हैं। SVR फर्स्ट में जो चॉइस फिलिंग की हुई है वही अपनी चॉइस फिलिंग रहती है, वो फाइनल चॉइस फिलिंग रहती है। तो जो SVR सेकंड रहता है उसमें आप न तो न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, आपको SVR फर्स्ट वाली चॉइस फिलिंग यूज होगी, और नई आप कोई नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं SVR 2 में। और SVR 2 में भी वही कंडीशन रहेगी, अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो आपकी न तो सिक्योरिटी मनी दी जाएगी और नई आप कहीं अदर स्टेट में काउंसलिंग कर पाएंगे, वहाँ से लिए आपको अनएलिजिबल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। अब मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ कि जो मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है वो तो आपकी अगर समझ आ गया होगा, बट आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो गए हैं, तो मैं आपको बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको कौन कौन से ध्यान रखने हैं वो उसके बारे में बता सकता हूँ। तो उसमें सबसे पहला आता है कि सिक्योरिटी मनी आपको कहाँ तक मिल सकती है। तो आपको ओनली फर्स्ट राउंड रहता है उसमें आप फ्री एग्जिट रहता है, अगर आप फर्स्ट राउंड रहता है उसमें आप अगर कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट वापस मिल जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉरफिट नहीं होगी। इसके अलावा आपको कॉलेज अलॉट हो जाती है, तो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपने ज्वाइन कर लिया, कोई सा ही राउंड हो बट आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, छोड़ा नहीं है, तो आपकी 100 सिक्योरिटी मनी रहती है वो 100% वापस मिल जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको किस केस में नहीं मिलेगी, तो आप सेकंड राउंड या उसके आगे के कोई भी राउंड है उसमें आप अगर कॉलेज छोड़ देते हैं तो आपको सिक्योरिटी मनी नहीं मिलेगी। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि अपग्रेडेशन कहाँ तक कर सकते हैं। तो आपको अपग्रेडेशन के लिए ओनली जो CCC है उसमें अपग्रेडेशन सेकंड राउंड तक ही अवेलेबल है, सेकंड राउंड तक आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल गई उसके बाद आप अपग्रेडेशन नहीं कर सकते हैं, थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मस्ट लेना ही पड़ेगा, स्टे वैकेंसी में भी आपको कॉलेज मस्ट लेना ही पड़ेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है जिसका आपको ध्यान रखना है कि आप काउंसलिंग से कब अनएलिजिबल हो जाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड राउंड रहता है उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, फर्स्ट राउंड में आपको कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड राउंड में आप जाते हैं तो आपको अनएलिजिबल तो नहीं करेंगे काउंसलिंग के लिए, बट आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जाएगी और आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको अगर थर्ड राउंड में जाना है तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सिक्योरिटी मनी फिर से डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इसके बाद थर्ड राउंड में जाते हैं या फिर स्टे वैकेंसी 1 और स्टे वैकेंसी सेकंड में जाते हैं तो वहाँ पे आपके फिक्स रूल हैं कि आप जो भी थर्ड राउंड या फिर स्टे वैकेंसी राउंड दोनों रहते हैं उनमें आप कॉलेज छोड़ देते हैं या सीट छोड़ देते हैं तो आपको जो भी अदर स्टेट की काउंसलिंग रहती है या फिर जो खुद के स्टेट की काउंसलिंग रहती है उसमें आपको अनएलिजिबल कर दिया जाएगा, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उस ईयर के लिए आप अनएलिजिबल रहेंगे, नेक्स्ट ईयर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। MBBS में तो ऐसा रूल रहता है कि आप स्टे वैकेंसी राउंड रहता है उसमें अगर आप सीट छोड़ देते हैं तो आपको नेक्स्ट ईयर की नीट के लिए भी आपको इनएलिजिबल कर दिया जाता है, इतने खतरनाक रूल रहते हैं। तो आप जो भी ये रूल्स हैं वो आपको अगर एक बार में समझ नहीं आया है, मैंने कंप्लीट बेसिक जानकारी के साथ बार बार रिपीट करके आपको बताए हैं तो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। फिर भी आपको काउंसलिंग के टाइम कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके लिए सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत ही रिसर्च के बाद आपको बताया है, तो आप फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई न्यू वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।